देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। राज्यसभा में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम जानकारी दी है। क्या कहा सरकार ने, आज के मनी सेंट्रल में हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में 8वें वेतन आयोग पर जो सरकार ने राज्यसभा में अपडेट दिया है उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे करोड़ों किसानों के लिए आई गुड न्यूज की। मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। करोड़ों किसानों को कैसे होगा फायदा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे रेरा की। देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रेरा पर सख्त टिप्पणी की है। कहा कि इसे खत्म कर देना चाहिए। क्यों ऐसा टिप्पणी करना पड़ा, इसको भी करेंगे डिकोड। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरगर्मी तेज है। तमाम जितने भी सरकारी कर्मचारी कहिए, पेंशन होल्डर्स कहिए, उनको लग रहा है कि कब इसको लेकर अच्छी खासी खबर आए, गुड न्यूज़ आए। बीच बीच में हड़ताल वाली भी बात सामने आ जाती है तो लोगों का मन खट्टा सा हो जाता है। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से कुछ एक अपडेट आया है। राज्यसभा में सरकार ने कुछ पक्ष रखा है। हम आपसे चाहेंगे कि उस बात पर नया अपडेट वो समझाइए। नहीं, देखिए, सरकार से और जब से 8वें वेतन आयोग का सरकार ने ऐलान किया तब से बार बार जब भी संसद के सत्र आहूत हुए हैं, सत्र बैठे हैं, तब सरकार से बार बार इसको लेकर अपडेट सांसदों ने मांगी है। और इस बार फिर जब बजट सत्र चल रहा था तब सरकार से जवाब मांगे गए कि साहब आप बताएं इसमें क्या अपडेट है। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं विशाल। जैसे सबसे बड़ी एक जो जानकारी है जिसमें ये पूछा गया था कि आखिर आप ये बताएं कि क्या इसमें डिले होगा, ये कब तक आ सकता है, क्या है। तो इसमें पंकज चौधरी का कहना है कि इसकी सिफारिशें, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तय वक्त पर आ जाएंगी। 18 महीने का जो वक्त दिया गया विशाल, उस टाइम फ्रेम के भीतर इसकी जो सिफारिशें हैं वो सरकार को मिल जाने की उम्मीद है। चलिए, तो रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार तय करेगी कि नई सैलरी और पेंशन कब से लागू होगी। इसके अलावा सर, वेतन आयोग की किन किन चीज़ों की समीक्षा करेगा, ये भी एक डेटा आया है। कहा जा रहा है कि पे स्केल, जो वेतन का ढांचा है, उसको उस मुद्दे को उसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। भत्ते, अलाउंसेस उनको देखा जा रहा है। पेंशन व्यवस्था में क्या बदलाव हो सकते हैं उसको भी चर्चा में शामिल किया जा रहा है। अब पेंशन के बारे में क्या नियम है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अनुसार कहा जा रहा है कि पेंशन रिवीजन तय नियमों के तहत अब वो होता है। वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के बाद ही बदलाव लागू होते हैं। सभी आदेश सरकारी नियमों के मुताबिक जारी होते हैं। कुछ ऐड करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल, ये जो बात है इसको लेके काफ़ी वक्त से जब टर्म्स एंड कंडीशंस आई थी तब से ये बात लगातार विवाद का एक तरह से विषय बना हुआ था कि साहब जो लोग पेंशनर्स हैं उनको क्या 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या उनकी पेंशन में बढ़ोतरी इस तर्ज पर होगी, क्योंकि उसका जिक्र वो जो TOR जो बने थे उसमें कहीं था नहीं। उसमें सरकार की ये संभवतः दूसरी बार सफाई है जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रारूप आएगा, जो सिफारिशें आएगी, उसके अनुसार जो लागू होगा उसका फ़ायदा जो पेंशनर्स हैं उनको भी यहाँ पे मिलेगा विशाल। चलिए सर, अब सरकार ने सर 8वें वेतन आयोग की जो वेबसाइट है उसको भी लॉन्च कर दी है। और आयोग ने सर मंत्रालय, विभाग, कर्मचारी और अन्य लोगों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव भेजने की आखिरी तारीख मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 16 मार्च 2026 के आसपास है। अब प्रवीण सर, आपसे समझना चाहेंगे कि कई वेतन आयोग आए सर, लेकिन जितना 8वें वेतन आयोग को लेकर सरगर्मी तेज है, संसद में इतनी बार सवाल जवाब पूछना, तमाम जितने भी जो सांसद हैं उनकी रुचि को बढ़ना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो भी बड़ा लगता है कि सैलरी पेंशन वाले मामले से बड़ा जुड़ गए हैं। हाँ, मुझे लगता है, और जितना हम लोगों ने देखा है इससे पिछले जो वेतन आयोग थे उनको लेके या सैलरी रिवीजन को लेके केंद्र सरकार के कर्मचारियों में इतनी कोई बड़ी मांग या कोई इतना बड़े मसले क्रिएट नहीं होते थे। आयोग आते थे, काम करते थे, उसे लागू कर दिया जाता था, एक सामान्य सी प्रक्रिया के तहत चीज़ें हो जाती थी। इस बार पहली दफ़ा इतना मैं कहूँगा कि ये सुर्खियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं 8वें वेतन आयोग को लेके। एक बड़ा मसला यहाँ पे इस बात का भी है कि सरकार ने 2024 में पुरानी पेंशन का जो NPS में फिर आया, उसके बाद उसको यूनिफाइड पेंशन को लेकर आए। उस यूनिफाइड पेंशन को लाने
के साथ एक बड़ा मसला जो है वो गर्म होता हुआ विशाल दिखाई दिया कि क्या पुरानी पेंशन आ सकती है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है। और वो तब से ही मसला चला आ रहा है कि सरकार जब जो यूपीएस है उसको देखा गया, उसमें कर्मचारियों को नहीं लगा कि बहुत बेहतर है, इसलिए बहुत लोगों ने उसको ऑप्ट भी नहीं किया। और तब से ये पूरा मसला फिर सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू किया, मतलब उसका ऐलान किया। तब से ही हम ये देख रहे हैं कि इसे लेके 8वें वेतन आयोग को लेके न सिर्फ कर्मचारियों में बल्कि पूरे देश में और सांसदों में भी, जो कि कर्मचारियों के हित को देखते हुए लगातार इस मसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, चलिए प्रवीण सर, एक दूसरा मुद्दा है, उसको भी हम आपसे जो है समझने की कोशिश करें। देखिए, कहा गया कि 7वें वेतन आयोग में जो है वेतन जो है का जो तरीका अपनाने का जो मॉडल था वो बड़ा थोड़ा अलग टाइप का था। तो उसको कहा जा रहा है कि क्या उसको हूबहू जो है 8वें वेतन आयोग में भी उसको रेप्लिका किया जाएगा, हूबहू जैसा 7वें वेतन आयोग में किया गया था। यानी अगर वो तरीका अपनाया गया तो क्या संभावित बात हो सकती है, वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। 60% जो डीए है, महंगाई भत्ता जो है, वो नई सैलरी तय करने का बेस बन सकता है। तो एक अब नई जो है कहानी आती हुई दिख रही है कि जो बेस वाला मामला है, इसको हम आपसे समझना चाहेंगे सर। क्या इस बार भी जो है 60% वाला जो डीए वाला मामला है वो उसको बेस माना जाएगा या नहीं? अब देखिए, चूंकि आयोग बना दिया है सरकार ने, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को उसका चेयरपर्सन बनाया है और 2 अन्य मेंबर हैं, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, कार्यालय वगैरह सारा कर दिया, टीयूआर का भी ऐलान कर दिया है। अब क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, क्योंकि अब अगले चरण में विशाल कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है इस पूरे मसले पर। और उसमें जो कर्मचारी संगठन के जो लोग हैं, सदस्य हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ अब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। वहाँ से क्या फॉर्मूला डिराइव होकर निकल के आएगा। सरकार असल में कोशिश इस बात की करेगी कि इस पूरे मसले पर एक बैलेंस की सिचुएशन बनी रहे, जहाँ पे कि सरकार के खजाने पर भी बहुत बड़ा बर्डन ना पड़े और कर्मचारियों को भी खुश रखा जा सके। तो अब वो फॉर्मूला क्या निकलेगा, क्या कुछ नए प्रावधान लेकर आएगी फॉर्मूला बनाने में, क्योंकि मोदी सरकार अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले या एक तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि सरकार रिवाइज करके लाए। लेकिन अगर स्ट्रक्चर रिवाइज किया कि साहब सैलरी को रिवीजन करना कैसे है, और उसमें कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए जो कर्मचारियों को लगा, क्योंकि बहुत एकदम जब से टीयूआर आए हैं कर्मचारियों में एकदम मैं ये कहूँगा बहुत संदेह की नज़र से उन्होंने इस पूरे इस सारी प्रक्रिया को लिया है। ख़ासतौर से जो पहली उसमें चीज़ थी कि साहब देश की आर्थिक स्थितियों का, हालातों का को देखा जाए, तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों की तरफ से तत्काल उसका विरोध भी शुरू हो सकता है अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा बदलाव किया गया जहां ये लगा कि इससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी उम्मीद के मुझसे कमतर रह सकती है विचार। तो प्रवीण सर, आपने विरोध वाली बात जो छेड़ दी है, तो सर कल भी बड़ा जो है देश भर में जो है उसके लिए सैलरी पेंशन को लेकर जो है भारत बंद का ऐलान किया गया था। आपसे कल भी चर्चा हो रही थी, आप कह रहे थे कि सदर्न स्टेट्स में इसका जो इम्पैक्ट है विशाल वहाँ ज़्यादा देखने को मिला, और इधर जो वेस्ट बंगाल में जो देखिए वहाँ भी जो है अच्छी खासी जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिली। वहाँ से भी क्या कुछ आउटकम आते हुए दिखेंगे इससे, सर लंबे लॉन्ग रन में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा? डेफिनेटली पड़ सकता है, और इसलिए और पड़ सकता है क्योंकि 2029 में चुनाव हैं और उसके पहले लगातार चुनावों के सिलसिले हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव है 2027 में, इस साल भी आप समझिए पश्चिम बंगाल जैसा बड़ा राज्य है जहां चुनाव है, तमिलनाडु जैसे राज्य है जहां चुनाव है, और कुछ राज्य हैं जहां पे चुनाव है। चुनाव, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी, ये तमाम मसले दरअसल एक हो जाते हैं। और ऐसे में जो विपक्षी दल हैं या जो तमाम बाकी की पार्टियां हैं, वो कर्मचारियों के मसले को फिर अपना साथ देना चाहेंगे, ताकि एक जो बड़ा तबका है और पेंशनर्स, अगर पेंशनर और कर्मचारी दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा तबका बनता है। और ऐसे में अगर इस बात की उम्मीद आप पैदा करते हो कर्मचारियों के भीतर, मान लीजिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नाम पे कि साहब आपको सरकार कम दे रही है, अगर हम होते तो ज़्यादा देते, या हम आगे ख्याल रखेंगे इस बात का, तो न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के पेंशनर्स को भी अपने पाले में लाया जा सकता है। ऐसी कोशिशें की जा सकती, तो एक बड़ा तबका तैयार होता है अगर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को जोड़ लिया जाए विशाल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
खेती करने वाले करोड़ों किसानों के लिए जो है राहत भरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी जिसको कि आप केसीसी के नाम से जानते हैं, उस योजना को और बेहतर बनाने के लिए नए नियमों का जो है मसौदा जो है तैयार किया है। क्या क्या बदलाव प्रस्तावित है, प्रवीण सर से जो है समझने की कोशिश करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है सर कि केसीसी की जो वैधता है वो 6 साल तक जो है वो किया जा सकता है। अभी जो है केसीसी की जो है अवधि वो कम होती है। प्रस्तावित है कि इसे 6 साल तक किया जाए ताकि ये जो है फसल वाला जो चक्र है, जो साइकिल है, उससे जो है मेल खा जाए। कैसे देख रहे हैं इस बड़ी खबर को सर? नहीं, देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड को लेके आपको अगर याद होगा तो बजट में भी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था विशाल जी। सरकार ने एक तो वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया था तो उसमें किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। अब रिजर्व बैंक ड्राफ्ट गाइडलाइंस को लेकर आया है, जहां पे फसल का जो आपने चक्र बताया कि साहब 12 महीने शॉर्ट पीरियड की फसल चक्र और 18 महीने का जो लंबे चक्र वाली फसलों को, तो किसानों को सहूलियत देने के लिहाज से इसमें अब आपको बड़े बदलाव करने का जो रिजर्व बैंक का है विशाल वो प्रस्ताव जो है लेकर आ रहे हैं। एक जो बड़ी चीज है तमाम चीजों के साथ वो ये है कि अब आप ई-रुपी के जरिए अब आप क्रेडिट किसान ले सकते हैं। ओके। जो सीबीडीसी, आरबीआई का सीबीडीसी होलसेल और रिटेल में चला रहे हैं दुनिया, मतलब हम सब जानते हैं इस बात को। अब आरबीआई का एक जो ड्राफ्ट का जो प्रस्ताव है, 6 मार्च तक इस पे स्टेक होल्डर्स को अपनी जानकारियां, मतलब अपने सजेशन देने हैं। उसमें यह कहा गया है कि आपको कर्ज लेना तो वो ई-रुपी या सीबीडीसी में आपको कर्ज दिया जा सकता है और वो पैसा इस्तेमाल वहीं किया जा सकता है जो उस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, यानी कि आप खेती किसानी से जुड़े कामों के लिए ही उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो रिजर्व बैंक एक तैयारी ये कर रहा है इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस के जरिए कि अपने ई-रुपी को किसानों के जरिए, चूंकि देश भर में करोड़ों किसान है, बड़ा तबका किसानों का है जी, किसानों के जरिए दरअसल ई-रुपी को अब रिजर्व बैंक सक्सेसफुल कराने की विशाल कोशिश में है। जी। प्रवीण सर, इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि इससे लोन लेने और चुकाने का जो है टाइम टेबल वो भी जो है साफ रहेगा। इस बात को भी और अगर आसान भाषा में समझें सर। नहीं, 6 साल का देखिए पीरियड दिया गया है, एक्सटेंड किया गया है कि अब आपके पास 6 साल का की अवधि है किसान क्रेडिट कार्ड की। इतने ड्यूरेशन में आप इस पैसे को चुकाने का आपको मतलब 5 लाख का आपको केसीसी मिलेगा तो आप 6 साल में जो है आप उसको चुका दीजिए। बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें एक ये है कि जो कर्ज आप लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की एक बड़ी खास बात ये है कि 4% की आपको 3% की माफ कीजिएगा सब्सिडी मिलती है और आप तय लिमिट के भीतर अगर आप लोन लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 4% के इंटरेस्ट पे, जो कि 7% के टोटल इंटरेस्ट पे मिलता है, 3% की सब्सिडी है, 4% के ब्याज पर आपको ये पैसा विशाल दिया जाता है। जी सर, इसके अलावा सर ये भी कहा जाए कि विड्रॉल लिमिट जो है फसल की लागत से जोड़ने की भी बात कही जा रही। कहा जा रहा है कि हर सीजन में फसल की जो है अनुमानित लागत के हिसाब से जो है सीमा तय होगी। अब फायदा क्या होगा, किसानों को असली जरूरत के मुताबिक जो है पैसा मिल पाएगा। नए खर्च को भी जो है कवर करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अब इन पर होने वाला जो खर्च है वो भी जो है केसीसी में शामिल किया जा सकता है। अब किन पर खर्च सर? मिट्टी की जैसे जाँच, सॉइल हेल्थ कार्ड टाइप का भी सिस्टम जो है सरकार ने लॉन्च किया था। कहा जा रहा है कि जो ये जांच करने में आपको जो पैसा लगेगा वो भी कवर होगा। रियल टाइम मौसम की जो जानकारी है, सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है सर। लोगों को पता नहीं चलता है, बहुत सारे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो किसान उगाते तो हैं लेकिन वो जो है जो बाजार तक जाने से पहले ही जो है वो खराब हो जाता है। तो उसकी जानकारी अगर मिल जाए किसानों को तो उनको बहुत बेहतरी होगी, लाभ होगी। जैविक या उत्तम खेती के जो है उसकी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो खर्च है मौजूदा 20% जो है अतिरिक्त जो है उसके भीतर कवर किए जाएंगे, जैसे कि रख रखाव मरम्मत के लिए भी जो पैसा है उसको भी कवर करने की बात कही जा रही है। तो बहुत अच्छी मतलब मसौदा अगर मैं देखूं सर तो अच्छा खासा इसमें चीज कंपोनेंट ऐड किया गया है। हाँ बिल्कुल। एक और बड़ी चीज़ है इसमें जिसमें किसान जो है वो वॉलंटरली अपना गोल्ड और सिल्वर को प्लेज करके लोन के लिए कर सकते हैं। ओके। 1.5 लाख रुपए पहले लिमिट थी, अब 2 लाख के भीतर के लोन्स के लिए आप गोल्ड और सिल्वर का को प्लेज कर सकते हैं। इसके लिए किसी तरह की अब पाबंदी नहीं होगी। बोरोवर प्रोटेक्शन क्लॉज एक लेकर आरबीआई आया है किसानों के लिए, जहां पे कि जो छोटे और सीमांत किसान है या मार्जिनल फार्मर हैं, बिल्कुल जिनके पास कुछ भी वो नहीं है ज़मीन,
ऐसे किसानों के लिए जो इंटरेस्ट है उसकी कैपिंग को तय करने की बात कही गई है। तो अगर ये इम्प्लीमेंट होती है 6 मार्च तक की जो सजेशन देने की डेडलाइन है, तो किसान क्रेडिट कार्ड का एक जो पूरा का पूरा ढांचा है विशाल, और बहुत बड़े जो मैं कहूँगा पैमाने पर किसान इसका इस्तेमाल करते हैं जब से इसको लाया गया है। बड़ा फायदा ये होता है कि जो सूदखोर है, जो महाजन है, उनसे किसानों को बचने में मदद मिलती है। जो 2%, 2.5% का आपका मंथली ब्याज पे किसानों को पैसा देते हो। सर ये तो वही खबर की बात। अब आपसे बिगर पिक्चर पर सवाल पूछते हैं कि रूरल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर। वहाँ अगर पैसा आएगा 3 लाख से 5 लाख की गई लिमिट, पैसा वहाँ बढ़कर मिलेगा। लोग जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी जो देश की आबादी है सर 60% अभी भी एग्रीगेरियन है, 17% के आसपास का जो है जीडीपी में आउटकम है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो अगर वहाँ ये पैसा बढ़कर मिलता हुआ दिखेगा तो क्या वहाँ रूरल डिमांड, रूरल इकोनॉमी में बूस्टअप आने की उम्मीद है या नहीं? ना, निश्चित तौर पर किसानों के लिए देखिए, मैं ये कहूँगा कि जिस हिसाब से किसानी की, खेती किसानी की लागत बढ़ी है, कॉस्ट बढ़ी है, उस हिसाब से दरअसल 5 लाख रुपए भी कम है। ये दायरा और बढ़ाना चाहिए था 10 लाख रुपए के आसपास तक। अधिकतम सीमा भले आप 10 लाख रुपए कर दीजिए, लेकिन 5 बीघा या 10 बीघा या 15 बीघा की जिनके पास होल्डिंग है, ऐसे लोगों के लिए आपको कम से कम 8-10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन एक जारी करनी चाहिए थी। अक्सर कर ऐसा होता है कि जहां फसलों पे बार बार आपको इनपुट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे सिंचाई हो, चाहे बीज खरीदने हो या फर्टिलाइज़र लेना हो, और ऐसी स्थिति में आपको जो 3 लाख रुपए की रकम तो बहुत ही कम थी, उसका दायरा बढ़ाने की, और अब 5 लाख किया है, ठीक है, लेकिन इसको और दायरा बढ़ाने की विशाल ज़रूरत है। और एक और चीज़ है, बैंकों को भी किसानों को कर्ज देने में थोड़ा सा अपना लिबरल, जो प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग जिसे बोला जाता है, वहाँ भी थोड़ा लिबरल होने की जरूरत है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देश के लाखों घर खरीदारों के लिए बनाई गई संस्था पर ही अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सख्त टिप्पणियों ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी जो उसको आप रेरा के नाम से जानते हैं, उसकी भूमिका पर बड़ी बहस जो है छेड़ दी है। मामला देखिए, हिमाचल प्रदेश में रेरा ऑफिस को जो है शिमला से जो है धर्मशाला शिफ्ट करने को लेकर है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट ने रेरा के कामकाज पर ही जो है नाराजगी जता दी है। यहाँ तक कि जो है जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि अगर ये संस्था लोगों को राहत नहीं दे पा रही तो इसे खत्म भी कर देना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए राज्य सरकारों को। असर रेरा को लेकर बड़ा विरोध है, मतलब तमाम लोग जो कहते हुए भी नजर आ रहे थे, अगर इसको कहा गया कि रियल सेक्टर को जो है मॉनिटर करने के लिए, इसको जो है सुधार करने के लिए एक संस्था बनाई गई, क्या काम करते हुए नहीं दिख रही है क्या? ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ जो है बिल्डर्स की लॉबिंग के लिए काम किया जा रहा है। नहीं, देखिए विशाल, इसमें 2 चीज़ें हैं। रेरा के आने के पहले की भारत के रियल एस्टेट सेक्टर और होम बायर्स की पूरी तस्वीर, और रेरा के आने के बाद की तस्वीर, ये 2 तस्वीरें हैं देश के सामने। रेरा के आने के पहले देश का जो रियल्टी सेक्टर था वो पूरी तरह से अनरेगुलेटेड था। मनमाने प्राइसिंग, किसी तरह के प्राइस को डिस्कवरी करने का मॉडल ना होना, हालांकि वो आज भी है, कीमतों के बढ़ने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रेगुलेटेड हुई हैं रेरा के आने से। दंड के प्रावधान है, जेल भेजे जाने के प्रावधान है रेरा के ऑर्डर में। लेकिन क्या रेरा एक जो दांत विहीन, जो जिसे कहा जाता है कि शक्ति विहीन जो है एक संस्था है, टूथलेस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन जमीन पे जिसका असर बहुत सीमित दिखाई दे रहा है, तो वहां इसको 2 पहलुओं से विशाल समझा जा सकता है। चलिए, अब जजों ने क्या क्या कहा है प्रवीण सर, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए बेंच में कौन कौन लोग शामिल थे, पहले ये जानिए। जस्टिस जो है सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची, इन्होंने जो है क्या क्या बातें कही, सख्त टिप्पणियां क्या की, ये भी जानते हैं प्रवीण सर। रेरा जो है लोगों की मदद नहीं कर रही, ये कहना। घर खरीदार निराश और परेशान है, राज्यों को सोचना चाहिए कि ऐसी संस्था रखनी चाहिए भी या नहीं। और इसके अलावा सीजीआई ने क्या कहा, ये संस्था सिर्फ डिफॉल्ट बिल्डरों की मदद कर रही है, इससे बेहतर है इसे खत्म कर दो। अब सर ये चूंकि ये मामला जो था हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ था, उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। मामला जो था सर हिमाचल प्रदेश में शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करनी है, और वहाँ से मामला ये निकल कर रेरा पर क्यों आ गया सर? नहीं, इसी की सुनवाई में असल में चीज़ें निकल कर आई, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने ये टिप्पणी की है, ऑब्जर्वेशन किया है।
और इसको ये असल में ये बताता है कि रेरा के आने के बाद भी दरअसल मैं कहूँगा कि जो ग्राहक हैं, होम बायर्स हैं, उनको वैसा रिलीफ नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए था। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि आपने रेरा ने आदेश पारित कर दिया किसी बिल्डर के खिलाफ, डेवलपर के खिलाफ, और डेवलपर उसको पैसे को नहीं दे रहा या जुर्माना नहीं भर रहा या मान नहीं रहा। अब आप रेरा चाहे तो उसको कुछ नहीं, मतलब आपके पास पावर्स हैं, आपने नियम कायदे तो बना दिए, लेकिन कंट्रोल रेरा का दरअसल उस पर नहीं है। बिल्डर जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। विशाल सर, 4 कारण है जिसको मैंने डिकोड किया है, निकालने की कोशिश की है कि जो कहा रहा है कि बेअसर साबित हो रहा है रेरा। पहला जो है सर, जैसा कि आपने भी कहा कि रेरा के पास आदेश देने की पावर है, लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई ठोस सिस्टम नहीं है। रिकवरी के मामले में जो है सर, कलेक्टर साहब के पास जो है मामला फंस जाता है। दूसरी बात आ रही है कि बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए कोई मजबूत सिस्टम नहीं बन पाया। विवादों को सुलझाने के बजाय बिल्डर लॉबी जो है सिस्टम पर हावी है। फिर कहा जा रहा है कि जो अधिकार है पर स्टाफ ही नहीं है। कहा जा रहा है कानून की धारा 8 जो है रेगुलेटर को प्रोजेक्ट पूरा करने का हक तो देती है, लेकिन जमीनी जांच के लिए रेरा के पास जो है पर्याप्त कर्मचारी ही नहीं है। मतलब आपके पास एम्प्लॉय नहीं, आप क्या जांच कीजिएगा, क्या पता लगाइएगा। फिर कहा जा रहा है कि हर राज्यों ने अपने अलग अलग नियम बना रखे हैं, क्योंकि लैंड इज स्टेट सब्जेक्ट, वहां पर एक मामला फंस रहा है। कई राज्यों के नियम तो रेरा की मूल भावना के ही खिलाफ है, कहा जा रहा है, जिससे एक रूपता ही खत्म हो जा रही है। तो ये 4 मोटे मोटे कारण मैं देख रहा हूँ। ओवर टू यू, आप देखिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। रेरा को राज्यों के स्तर पर हर राज्य ने अपने रेरा बनाए। मान लीजिए हरियाणा रेरा है तो एच रेरा है, यूपी रेरा है, इस तरह से वहाँ जाके बिल्डर्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। लेआउट वगैरह, डिज़ाइन, पेमेंट, टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें उसमें बतानी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी लेकर आने की बात है। बिना आपका जो है एग्रीमेंट किए आप किसी बायर से पैसा नहीं ले सकते, इस तरह के प्रावधान हैं। लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। कहीं राज्यों में नियम अच्छे हैं, सख्त हैं, इम्प्लीमेंटेशन ठीक कराया जा रहा है। कहीं राज्यों में नियम लचर हैं, वहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा। और कुछ टाइम पहले इसी सब मसले को खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आपका यमुना एक्सप्रेसवे के जो अटके प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत सारे अटके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको लेके भी कानूनी पेच पड़े हुए हैं कि रेरा का उनके पास नंबर ही नहीं है। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स के बायर्स कहाँ जाएं? तो ये एक मसला है। तो इन तमाम, अब जो अमिताभ कांत कमेटी बनी उसमें कई बड़ी सिफारिशें की गई, उनको राज्य सरकार ने कुछ को उसमें इम्प्लीमेंट भी किया कि इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को जो है में आप एक को डेवलपर को लेकर आ सकते हैं। उसमें एक बड़ी बात ये कही गई कि साहब आप भले आपका प्रोजेक्ट फंस गया, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट को उसमें सरकार की तरफ से आपको फंडिंग नहीं की जाएगी। अगर आंशिक ड्यूज भी हैं जी, किसी बिल्डर ने पूरा पैसा नहीं चुका पाया सरकार को, अथॉरिटीज को, तो तब भी उसके जो बायर्स हैं, जो रह रहे हैं या जिन लोगों ने घर खरीदे हैं, उनको रजिस्ट्री कराने का अधिकार होगा, रजिस्ट्री कराने का नियम। क्योंकि बहुत सारे, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस तरफ अगर आप फ्लैट्स को देखेंगे तो बिल्डरों ने दरअसल अथॉरिटी को पेमेंट नहीं की जो उनको बकाया का भुगतान करना था। इस चक्कर में जिन बायर्स ने घर खरीदे थे उनकी रजिस्ट्रियां रोक दी गई। अब आप सोचिए कि बिल्डर पैसा न चुकाए अथॉरिटी को और बायर की रजिस्ट्री रोक दी जाए, तो बायर्स इस वजह से जो घर खरीदने, जिसने अपना एक सपना देखा कि भाई मैं अपना एक फ्लैट ले लूं, घर ले लूं, वो ऐसे तमाम लोग इसमें, और लाखों लोगों की तादाद है ऐसी विशाल जो यहाँ फंसे हुए हैं, 10-10 साल से फंसे हुए हैं। चलिए सर, अब सर सुनवाई के दौरान एक बड़ा रोचक किस्सा भी हो गया सर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को लेकर। देखिए, सुनवाई के दौरान जब बेंच को बताया गया सर कि रेरा में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हर राज्य में जो है ये रिटायर्ड नौकरशाहों के लिए एक अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है। इन अथॉरिटीज़ में सिर्फ ऐसे ही लोग जो है भरे हुए हैं। यानी उनका कहना है कि रिटायर्ड आईएएस अफसर्स का ठिकाना जो है वो बनता हुआ दिख रहा है रेरा। तो ये बड़ी एक कटाक्ष है मतलब अफसरशाही पर। अब देखिए, इसमें दखल किसका है? राज्य सरकारों ने रेरा अपने बनाए। एक जो ब्रॉड गाइडलाइंस जो थी रेरा की, उसको आपने स्वीकार किया, उसमें मॉडिफिकेशन किए और अपने रेरा नियम बनाए जी। अब उसमें अफसरों की नियुक्ति कर रहे हैं, किनकी? क्या वो डोमेन एक्सपर्ट हैं? क्या वो उस सेक्टर को समझते हैं? आप
ये राज्य सरकारों का यहाँ पे फेलियर समझ में आता है कि आप ऐसे लोगों को बिठाइए जो वास्तविक वहाँ पे बदलाव लेकर आ पाएँ। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट अटके हैं उनमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को लगाया गया, आरपी जिनको बोलते हैं, एनसीएलटी उसमें चले गए। सुप्रीम कोर्ट में प्रोजेक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कई प्रोजेक्ट्स को बनाया जा रहा है। तो अफसर यदि खुद उस पूरे के पूरे काम सिर्फ और सिर्फ आप पद दे देते हैं कि भाई आपको एक पद मिल गया, आपके पास कहने को हो गया कि रिटायर्ड आईएएस हैं और इनको ये इसके चेयरमैन हैं, लेकिन क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं? क्या रेरा या इस तरह की जो संस्थाएं जिनमें अध्यक्ष या इस तरह के पद दिए जाते हैं, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं? ये तो सरकारों को देखना चाहिए। प्रवीण सर, ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने रेरा पर जो है सवाल उठाए। सितंबर 2024 की भाई मेरे पास खबर है, उस समय भी जो है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की जो बेंच थी, उन्होंने कहा था कि रेरा जो है पूर्व नौकरशाहों का ठिकाना बन गया है, जिन्होंने इस एक्ट की पूरी भावना और योजना को ही विफल करार दे दिया है। तो आफ्टर 2024 2026 ये जो है नया कमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि रेरा पर सरकार क्या करती है, नए क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि रेरा की वजह से मैं तो जहां तक देख पाया हूं सर, तमाम जितने भी जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने जो है करप्ट प्रैक्टिसेस की, वो अभी जो है जेल के अंदर जो है वो बंद नजर आते हुए दिख रहे हैं। कई कंपनियों के सर एमडी सीईओ देखिए अभी जेल के अंदर ही है। नहीं, बहुत बार क्या होता है विशाल कि रेरा की तरफ से कोई आदेश जारी हुआ जुर्माने का या और किसी तरीके का, और जो बिल्डर है उसने टाला मटोली की कि नहीं दे रहे, आगे टाल रहे हैं, उसको पैसा नहीं चुका रहे। अब आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। फिर और कुछ मामला एस्केलेट हुआ तो बिल्डर चला जाएगा कोर्ट में। अब कोर्ट में चल रहा है मुकदमा लंबे वक्त के लिए, 5.5 करोड़ जो केस है जो सर पेंडिंग है। अब आप बताइए, तो जो लंबे वक्त तक अगर आपके केस चल रहे हैं तो इसमें लॉस क्या होता है? पूरी की पूरी व्यवस्था, जो होम बायर अटके हुए हैं वो फिर वहां पे फंसे रह जाते हैं। इन बॉटल नेक्स को दरअसल दुरुस्त करना जरूरी है, जहां पे कि इफेक्टिव पावर्स और रेरा के पास कि आप जो ऐसे खराब बिल्डर्स हैं इनके खिलाफ आप एक सर्टेन एक्शन ले पाए। विशाल, होम बायर्स के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात ये होती है सर कि लैंड या टाइटल का जो मामला है वो देखिए दादा परदादा और बाप दादा कुछ समय से चलता आता है। आदमी लेता है जमीन या फ्लैट लेता है रहने के लिए, अगर वो मामला फंस जाए तो समझ जाइए कि अब आपको कोर्ट में तो 5.5 करोड़ तो केस ऑलरेडी पेंडिंग है। आपका केस किस नंबर पर आएगा, कहाँ सुनवाई होगी, ये अब आप तय करते रहिए। चलिए प्रवीण सर, आज के बड़े सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के बड़े सेंटर में इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन में।